कला विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं ये प्रागैतिहासिक काल का मैंने सिलेबस पढ़ा दिया है। अब मैं पढ़ाऊँगा आद्य ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल का सिलेबस। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब जो है कि इससे ऐसे समझिए, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता आती है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है आधा आधा। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। मतलब साक्ष्य हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अध्ययन तो किया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो आज हम जो है चित्रकला का सिलेबस पार्ट 2 आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या देखना है हम लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। तो यहाँ आते हैं। ये तो आपको हमने प्रागैतिहासिक काल का बता ही दिया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इसका सबसे पहला तो ये आप समय जानिएगा। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 1750 है डेट, लेकिन जैसे कुछ हैं, जैसे व्हीलर जी हैं 25 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। अर्नेस्ट माइके हैं तो 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका टाइम बताते हैं। जॉन मार्शल हैं 3250 से जो है 1750 बताते हैं। और ये तो हो गया समय। समय अलग अलग है, अलग अलग लोगों के अनुसार। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नामकरण। ठीक है, नामकरण भी ढेर सारा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, और जो है नदी घाटी सभ्यता हो गया, कास्ययुगीन सभ्यता हो गया, मीणपात्रों की सभ्यता हो गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण है। अब जैसे ये देश पढ़ते हैं, कितने देशों में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता? तो 3 देशों में। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? भारत में। अब कहाँ है? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में कितने इसके कितने परसेंटेज स्थल पाए जाते हैं? पाकिस्तान में कितने परसेंट स्थल पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? भारत में कौन कौन से? तो हम लोगों को ज़्यादातर क्या करना है? भारत के स्थल को पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? पहले त्रिभुजाकार आकार में थी, लेकिन अब चतुर्भुजाकार में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, पकाई गई मिट्टी की सभ्यता है, ईंट पाए गए हैं, ईंटों का मापन क्या है, जो है ये ढेर सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। इतने इसमें जो है कि महानगरों की संख्या कौन कौन से दी गई है, ये ओवरऑल मतलब पूरी टोटल सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता आपको जानना पड़ेगा। जब कभी प्रश्न फंसता है तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं फंसेगा। इसके साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। समाज कैसा है, पूजा किसकी होती थी, स्थल कौन कौन से खोजे गए, कहाँ कहाँ से हैं, खोजकर्ता कौन है। मेन चीज़ें ये हैं। मेन चीज़ें जो कला के दृष्टिकोण से हम आपको बताना चाह रहे थे, दो चीज़ें हम लोगों की पढ़ी हैं यहाँ से। इसके बाद हम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है, ये सबसे पहले हम लोगों को क्लियर करना है। पहला और दूसरा क्या है? देखो, मूर्ति कला के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, चलिए मूर्तियाँ। ठीक है, मूर्तियों में 3 प्रकार की मूर्तियाँ बनी हैं। पहली कौन है? धातु की मूर्ति। ठीक है, पत्थर या पाषाण की मूर्ति। तीसरी मिट्टी की मूर्ति। ठीक, ये क्लियर कर लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ये है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 सिलेबस है। ये यहाँ से शुरू होगा। ठीक, अब आइए क्या करते हैं? धातु। जैसे धातु की मूर्तियाँ बनाई गई, किसी विधि से बनाई गई, और किसकी किसकी मूर्तियाँ बनाई गई? पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई तो किसकी बनाई गई, किस विधि में बनाई गई? मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई तो किसकी बनाई गई, किस विधि से बनाई गई? ठीक है,
ये पार्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। अब आइए चित्रकला, मूर्तिकला देख लिए, चित्रकला, ठीक है। इस स्थापत्य कला भी है, स्थापत्य कला भी है, लेकिन उतना स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला है लेकिन उतना नहीं है। अब देखिए चित्रकला में क्या करना है। जैसे इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे क्या है कि पहला ये धातु पे चित्रकला मिली है, ठीक है, पत्थरों या मोहरों पर चित्रकला पाई गई है, और मिट्टी के बर्तनों पर, ठीक है। बर्तन मतलब मृद भांड। इस पे अब जैसे धातु की है, की संख्या क्या है, उनका विषय क्या है। पत्थर की है, अगर मोहरे हैं, ठीक है, जैसे वहाँ की मोहरों को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, किसकी मोहरें ज़्यादा मिली हैं, धातु की मिली हैं ज़्यादा, कि पत्थर की मिली हैं, कि मिट्टी की मिली हैं, ठीक है, ये पढ़ना है हम लोगों को। और बर्तनों पे जो चित्रकारी की गई है वो कैसे की गई है, कहने का मतलब यहाँ हम लोग को रंग भी पढ़ने हैं, ठीक है, रंग भी पढ़ने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, वो जो हर जगह आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। इसकी लिपि क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब जो बचेगा आपका स्थल, जो पूछा जाता है, जैसे कौन सा स्थल कहाँ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे क्या है, पहला हड़प्पा, सॉरी गलत लिखा गया है, ठीक है, हड़प्पा आपको पढ़ना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा स्थल, ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा राखी गढ़ी, पांचवा धौला बीरा, छठवा है काली, है तो बहुत, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। एक आध प्रश्न आता है, उसमें से आता है तो कहाँ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो या लोथल से आ जाएगा, या ओवरऑल क्या है यहाँ से आ जाएगा आपका प्रश्न। जैसे इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कौन सा स्थल किस देश में है, उस किस देश में है तो उस राज्य का नाम या उस जिले का नाम, या किस नदी के किनारे है वो, खोज का सन, खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता का नाम, देश, राज्य, जिला, नदी, खोज का सन, खोजकर्ता का नाम। अब वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य या कलाकृतियाँ कौन कौन सी मिली हैं, ये पढ़ना है। यही चीज़ें आपको हड़प्पा में पढ़नी है, मोहनजोदड़ो में पढ़ने हैं, लोथल में पढ़ने हैं, राखी गढ़ी में पढ़ने हैं, धौलावीरा में पढ़ने हैं, काली बंगा में पढ़ने हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, हड़प्पा की खुदाई कब, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब, काली बंगा की खुदाई कब, राखी गढ़ी की खुदाई कब, मिला दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद दे देता है, इस तरह से ये मिलान करने के लिए दे देता है, देश दे देगा, ठीक है, खोजकर्ता का नाम देता है, किसने कब खोजा था, इसका मिलान करिए। ये सारे प्रश्न आपको बस इतने से ही आपके लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से पूरे हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें से क्या करना है, पढ़ना नहीं है। ये कहने का मतलब ऐसा इसको इतना पढ़ लीजिए कि आपका प्रश्न गलत ना हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्थल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस इतना सिलेबस आपका जो है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का है। इसके साथ साथ अब आप आइए, जैसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता, थोड़ा सा उसको भी जानते रहिए। फिर आप अगर आएंगे, इसके बाद अगर आप आते हैं तो इसमें आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसको बांट दीजिए।
पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जैसे साहित्यिक स्रोत आपके पढ़ने हैं, जैसे वेद, वेद 4 वेद हो गए, ये पढ़ने हैं। वेदांग पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं। साहित्यिक रूप से बस इतना ही पढ़ना है। इसके जस्ट जैसे वैदिक सभ्यता खत्म हो गई आपका, फिर सिलेबस में हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर आ जाएंगे 16 महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, यहीं से पढ़ने हैं, क्योंकि इसी महाजनपद से फिर शुरू होगा धार्मिक, भारत में पहला धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन इसी 16 महाजनपद से भगवान बुद्ध का संबंध रहा है और भगवान महावीर स्वामी का संबंध रहा है। और इसी 16 महाजनपद से वंश की परंपरा शुरू होगी। ये पढ़ने हैं हम लोगों को। बस ये कहने का मतलब यहाँ से पढ़िएगा आप लोग, ये इतना पढ़ लीजिए। पूर्व वैदिक काल में जो भी साहित्यिक स्रोत है, वेद, वेदांग, उपनिषद। ठीक है, इसके बाद अगर पुराण पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में आ जाएंगे सीधा सीधा, आप जानते भी हैं। इसलिए 16 महाजनपद पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके बाद शुरू होगा क्या, ये तीसरा पार्ट 3 शुरू होगा सिलेबस का। ठीक है, पार्ट 3 शुरू होगा और यहाँ से जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके बाद जो है गांधार कला, मथुरा कला पढ़ेंगे। फिर इसके बाद स्तूप पढ़ेंगे और यहीं से जोगीमारा शुरू होगी। और वंश परंपरा के हिसाब से आपका हर एक वंश से प्रारंभ होगा, मतलब वंश परंपरा शुरू होगी। वंश की स्थापना पढ़ेंगे, किसके समय कब क्या हुआ था, ये घटनाएं पढ़नी और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। और यहीं प्रश्न फंसाता है। तो आज के चित्रकला की सिलेबस में पार्ट 2 आपका समाप्त हो गया। अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा, यहाँ से शुरू करेंगे 16 महाजनपद से। धन्यवाद।